वाई जेड ट्रांसफॉर्म, वाई वी आर यूजिंग दिस जेड ट्रांसफॉर्म। जब हमारे पास डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी है, हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम क्यों जो है वो जेड ट्रांसफॉर्म को प्रेफर करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है हम इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते कि एक तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी होती है हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म में। फिर क्या होता है कि जो हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं उसमें जो है वो आपका जो आउटपुट रिस्पांस है वो आपका डिजिटल आ जाता है, एनालॉग आ जाता है। हालांकि हमें जो है वो डिस्क्रीट टाइम हमने चेंज किया है इनपुट पे, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास आउटपुट रिस्पांस आए वो भी डिस्क्रीट है क्योंकि इनपुट रिस्पांस है। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसमें ये आपका जो फाइनल रिस्पांस आता है वो क्या होता है, एनालॉग नेचर का होता है। तो जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के और भी बहुत सारी जैसे कंक्लूजन क्यों है, हम क्यों इसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज मीन्स के कंक्लूजन है किसका, फोरियर ट्रांसफॉर्म का। फोरियर ट्रांसफॉर्म डस नॉट कन्वर्ज ऑन ऑल सीक्वेंस, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सब सारे सीक्वेंस के लिए नहीं होता। आगे हम इसको करेंगे तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि उसमें कुछ हमारी लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन जेड ट्रांसफॉर्म में कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। ये हम सिंपल थ्योरी में भी हम सिंपल जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस को भी सॉल्व करता है, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल थ्योरी भी इसी में आती है। नोटेशन गुड फॉर एनालिसिस, हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो उसके लिए जो है वो जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो एक अच्छी टेक्निक है। डील विद द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इन सिस्टम्स, जो है वो ये जब हम एनालाइज कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को तो उसमें आपका जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, और एनालाइज तभी होगा जब आपका ऑब्वियसली इनपुट भी आपका डिस्क्रीट होगा और आउटपुट भी डिस्क्रीट हो। मैंने आपको कहा था कि आपका हमने जो फाइंड आउट किया था कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, कोई भी एक सीक्वेंस x ऑफ n, तो जब हम इसका z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो x ऑफ z होगा। और अगर हम इसको फार्मूला में लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फिर k हो या n हो ऑफ x ऑफ n इंटू जेड पावर माइनस n। अब ये z क्या है, आपका एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, फिर वो z हो या फिर आपका जेड ट्रांसफॉर्म हो या फिर आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, जिसको हम क्या कहते हैं, लैप्लास आपका एस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो या जेड ट्रांसफॉर्म हो, ये दोनों ही एक आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स से मुराद क्या है, जिसमें आपका रियल पार्ट भी हो शामिल और इमेजिनरी पार्ट भी शामिल हो। ठीक है, तो आपका जो पूरा साइनोसाइडल वेव होती है या आपका सर्कुलर डायग्राम होता है 360 डिग्री पे, तो अगर हम उसको मेंशन करेंगे तो उसमें आपका साइन वेव भी आएगी प्लस कोसाइन वेव भी आएगी, इवन फंक्शन भी आएगा, ऑड फंक्शन भी आएगा, रियल वैल्यू भी होगी इसमें कोई ना कोई रियल एक्सिस पे, प्लस इमेजिनरी वैल्यूज़ भी आपकी मौजूद होंगी। और अगर हम इसको प्रिसाइजली लिखें तो इसकी क्या होती है, आयलर्स इक्वेशन, जो कि e रेज़ टू माइनस जे ओमेगा कहलाती है। ठीक है, सो e रेज़ टू माइनस जे ओमेगा इज इक्वल्स टू बेसिकली इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ओमेगा माइनस जे साइन ऑफ ओमेगा। ठीक है, आपका जो सिग्नल है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ साइन एज वेल एज कोसाइन फंक्शन, इवन एंड ऑड, कोई भी आपकी वेव हो, कोई भी एक्स ऑफ एन, कोई भी फंक्शन हो, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ साइन एज वेल एज कोसाइन वेव। ठीक है, फिर अगर आपका जो है वो जेड ट्रांसफॉर्म है, मीन्स कि यूनिट सर्कल है, तो दैट मीन्स द एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो combination of even and odd function and real and imaginary quantities। ठीक है, तो अब यहाँ पे z इक्वल है e रेज़ टू माइनस जे ओमेगा, तो अगर हम x ऑफ z को हम रिप्लेस कर लें e माइनस जे ओमेगा, तो वी कैन राइट इट एज x ऑफ e रेज़ टू जे ओमेगा देन n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा x ऑफ n ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ई एक्स ऑफ एन ई रेज़ टू माइनस जे ओमेगा एन, बिकॉज जेड पे पावर क्या है आपका माइनस
एन के इक्वल है, ठीक है। फिर वही चीज़ कि आपका जो ई रेज़ टू माइनस जे ओमेगा है, सॉरी, ई रेज़ टू माइनस जे ओमेगा मीन्स कि आयलर्स इक्वेशन आ गई, जिसमें आपका कॉस थीटा भी आ गया प्लस जे साइन थीटा, मीन्स कि जहाँ पे आपकी इमेजिनरी रियल वैल्यू दोनों आ रही हैं, ऑड और इवन सिग्नल दोनों ही आ रहे हैं। ओमेगा क्या है, आपकी एंगुलर मूवमेंट है, ठीक है, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि आपकी ओमेगा है। और जब जेड प्लेन की बात हो रही है तो दैट मीन्स कि आपका जो रेडियस है इट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज टू एवेल्यूएट जेड ट्रांसफॉर्म ऑन अ यूनिट सर्कल। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म को एवेल्यूएट करने के लिए यूज़ करेंगे तो वो आपकी जो भी एनालाइजेशन होगी, जो कंसिडरेशन होगी, वो सिर्फ आपकी एक आपका यूनिट सर्कल होगा, उस पर डिपेंड। ये आपका एक टेबल है जिसमें आपके डिफरेंट यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं। ये वाले सारे फंक्शंस हैं आपके, और ये जो है वो आपके सारे इसी के ही जेड ट्रांसफॉर्म लिए हुए हैं। और ये है आपकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कि कहाँ पे सिस्टम जो है वो आपका स्टेबल होगा या वैलिड होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने की थी, एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इम्पल्स का क्या होगा, हम किसी भी जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे अपने स्टेप फंक्शन या जो भी फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। दैन अगर एक पावर 1 है तो स्क्वायर आएगा, अगर स्क्वायर है तो पावर 3, अगर n है तो यहाँ पे क्या होगा n+1, ठीक है। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं किसके, जेड ट्रांसफॉर्म है, टेबल है किसके, डिफरेंट फंक्शंस पे क्या आपका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है इसमें हमने काफ़ी तो कर ली है, काफ़ी हम और भी करेंगे, लेकिन आपकी आगे मैथमेटिक्स आप लोग जो है वो इसको जो है वो आगे ऑब्वियसली जितनी एग्जांपल्स हम और करेंगे, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स करेंगे, तो हम जो है वो डिफरेंट जो है वो फंक्शंस को हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसमें आपका साइन वेव आ गया, कुछ साइन वेव आ गया, फिर आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस आ गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, जो कि आगे हम जब फिल्टर अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो आगे हमें काम आएंगे। अब आपका जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो आपका यहीं पे जो है वो ट्रांसफॉर्म ख़त्म होता है, जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।